मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो चलो आज हम लोग यूनिट 2 काइनेमेटिक्स का पार्ट 3 लेके आए हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम लोग करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस। ये दो तरीके से हम लोग करेंगे बेटा। पहला हम लोग ग्राफिकल मेथड करेंगे, दूसरा हम लोग कैलकुलस का मेथड करेंगे। तो देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन तो जानते ही होगे, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं उनको ग्राफिकली कैसे हम डिराइव करेंगे और कैलकुलस से हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, वो आज के लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें अपना फर्स्ट पार्ट है बाई ग्राफिकल मेथड। बाई ग्राफिकल मेथड, ठीक, बाई ग्राफिकल मेथड। तो अगर ग्राफिकल मेथड से करना है तो सबसे पहले हम लोगों को ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखो, एक ग्राफ हम लोग कॉमन बनाते हैं, इसी ग्राफ से हम लोग तीनों इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। ठीक है, मान लिया y एक्सिस पे हम वेलोसिटी को वेरी करा रहे हैं और x एक्सिस पे हम टाइम को वेरी करा रहे हैं। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो t इक्वल्स टू 0 टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी u से शुरू करता है अपना मोशन। इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी? u। और किसी टाइम t पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी उसकी v हो गई। मान लिया फाइनल वेलोसिटी उसकी v हो गई। तो बेटा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या था अपना? एक्सेलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्या यही एक्सेलरेशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया था? अब अगर हम लोगों का एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है, तो एक्सेलरेशन इस ग्राफ से बताओ क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी क्या है बेटा? फाइनल वेलोसिटी v हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो चेंज इन वेलोसिटी होता है। ठीक है, और चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम क्या है भाई? पार्टिकल ने अपना मोशन t इक्वल्स टू 0 से शुरू किया और किसी टाइम t इक्वल्स टू t सेकंड पर उसने अपना मोशन खत्म किया, तो चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा? t माइनस 0। ठीक है, तो t माइनस 0 बोले तो सिंपली t। भाई 0 को माइनस करोगे तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, सिंपली t लिख दो। ठीक है, तो ये t जाके यहां a से मल्टीप्लाई किया, a इंटू टी इक्वल्स टू v माइनस यू। अब ये माइनस यू इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? at प्लस u इक्वल्स टू v, या इसी चीज को हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, तो ये v इक्वल्स टू u प्लस at, ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला पार्ट अपना हो गया ग्राफिकल मेथड से। चलो अब जरा दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में भी इसी ग्राफ को हम लोग यूज करेंगे। दूसरे पार्ट को सॉल्व करने से पहले, प्रूव करने से पहले या डिराइव करने से पहले एक चीज हम लोगों को ये पता होनी चाहिए कि बेटा, जो वीटी ग्राफ होता है, ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है ना, वीटी ग्राफ है। तो पहले यहां पे नोट करके क्या लिख लो, एक चीज यहां पे नोट करके लिखो कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ gives, area of VT graph gives
टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया वो अगर निकालना हो तो हमेशा हम एरिया ऑफ वीटी ग्राफ निकालेंगे। अगर ग्राफ दिया हुआ है वीटी ग्राफ दिया हुआ है तो उसका एरिया निकाल दो तो मैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये वीटी ग्राफ है अपना। तो अगर इसका हम एरिया निकालें तो देखो एरिया इसका अगर हम निकालने जाएं तो कैसे निकालेंगे भाई। देखो ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये और ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है और ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये और ये। तो अगर इस फर्स्ट रेक्टेंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के हम ऐड कर दें तो क्या हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा ऑब्जेक्ट का। ठीक, अब ये रेक्टेंगल है बेटा, ये 0 है, ये t है, तो ये वाली जो लेंथ होगी ये क्या t होगी, बोलो, ये t लेंथ होगी। ये 0 है, ये u है, तो ये वाली जो लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक ये क्या u होगी, बोलो। यहां से लेके यहां तक ये टोटल लेंथ जो है, ये वाली जो टोटल लेंथ है ये बेटा v लेंथ होगी टोटल। ठीक, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये टोटल v है, ये u है, तो क्या यहां से लेके यहां तक हाइट ऑफ द ट्रायंगल ये v माइनस u होगा यहां तक, बोलो। ये वाली जो लेंथ होगी वो v माइनस u होगी या नहीं होगी, होगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो, तो भाई एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो टोटल डिस्टेंस को अगर हम s लिख दें, टोटल डिस्टेंस को अगर हमने कहा टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो है उसको हम s से डिनोट कर रहे हैं, s से। ठीक है, तो जो s होगा वो इस ग्राफ के लिए क्या होगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2, फर्स्ट का एरिया प्लस सेकंड का एरिया, यही तो होगा। तो जो s होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा बाय ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहां पे लेंथ क्या है, t है, ब्रेथ क्या है, u है, तो u इंटू t, क्या ये एरिया हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया। तो भाई ये ट्रायंगल दिख रहा है, अगर ये t है तो ये भी तो t होगा भाई, ये भी तो t होगा, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल। तो भाई 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट क्या है भाई, v माइनस u, v माइनस u, क्या ये परपेंडिकुलर हाइट है, यहां तक बात समझ में आती है। अब देखो यहां पे अगर हम अपने मन से t से डिवाइड करें और t से मल्टीप्लाई करें तो क्या इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला है, हमने t से डिवाइड किया और t से मल्टीप्लाई किया तो इस पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो होगा क्या, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, ये t है और ये t है, क्या हो जाएगा बेटा t स्क्वायर, और ये क्या है बेटा v माइनस यू बाई टी। एक चीज बताओ, एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले डेरिवेशन में यूज किया था, एक्सेलरेशन होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो क्या इसकी जगह पे, यहां पर इसकी जगह पे क्या हम a लिख सकते हैं, देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो है। तो क्या इसकी जगह पे a लिख सकते हैं, ये a हो गया। तो क्या ये सेकंड इक्वेशन हमारी डिराइव हो गई, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या बेटा ये सेकंड इक्वेशन हमारी मोशन की डिराइव हो गई। पहली इक्वेशन वो थी, दूसरी इक्वेशन ये है। अब हम लोग तीसरी इक्वेशन कैसे डिराइव होगी, तीसरी इक्वेशन भी एरिया से ही डिराइव होगी। इस ग्राफ का एरिया हमें टोटल डिस्टेंस देगा, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, और टोटल डिस्टेंस को हम लोगों ने माना क्या था,
एस। तो अभी हम लोगों ने सेकंड पार्ट में इस ग्राफ का जो एरिया निकाला था उसको दो पार्ट में तोड़ दिया था। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने रेक्टेंगल माना था और सेकंड पार्ट हम लोगों ने ट्राइंगल माना था। अब थर्ड पार्ट में अगर हमें टोटल डिस्टेंस एस निकालना है तो क्या वो एरिया ऑफ, अब देखो एरिया ऑफ व्हाट, क्या ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, ये और ये, अगर इन दोनों को एक साथ हम देखना चाहें तो क्या ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो एक ट्रेपेजियम दिख रहा है जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। भाई ट्रेपेजियम क्या होता है, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है और जो दूसरी साइड है वो पैरेलल नहीं होती। यही तो ट्रेपेजियम का कंडीशन है कि वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होनी चाहिए और एक पेयर जो है वो पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो ये ट्रेपेजियम भी तो दिख रहा है ऐसे, जिसमें पैरेलल साइड क्या है, ये और ये। आगे बात समझ में। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी तो हमको टोटल डिस्टेंस दे देगा, बोलो देगा। तो S इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर हाइट, 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू 1/2, सॉरी 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भाई 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक साइड ये है एक साइड ये, बेटा ये वाली साइड कितनी है, v है, ये वाली साइड कितनी है, भाई ये वाली साइड क्या u होगी, यहां से यहां तक ये u ही तो है। तो इसका मतलब है v प्लस u, v प्लस u इज द सम ऑफ पैरेलल साइड। तो हम कह सकते हैं v प्लस u इनटू परपेंडिकुलर हाइट। बेटा ये तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, यही परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री बन रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया, दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर हाइट कितना हो गया, t हो गया। तो ये आ गया हमारा t, ठीक। अब देखो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में डिराइव किया था a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। यहां से अगर t को हम इधर ले जाएं तो t इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन a, ये भी तो लिख सकते हैं, बोलो ये लिख सकते हैं। तो t इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन a, यहां t की जगह पे पुट करो, क्या हो जाएगा ये 1/2 v प्लस u इंटू v माइनस u अपॉन a इक्वल्स टू s हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो v प्लस u v माइनस u, a प्लस b a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये 2a हो जाएगा। तो s इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a। यहां तक समझ में आ रही है बात। अब ये 2a आके यहां मल्टीप्लाई करेगा तो 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस u स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो प्लस u स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आ गया हमारा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो बेटा ये तीन तरीके हैं ग्राफिकल मेथड जिससे तुम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हो, ठीक। अभी कैलकुलस से भी हम लोग डिराइव करेंगे। ग्राफिकल मेथड के लिए ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है जिसमें कोई पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u होता है टाइम t इक्वल्स टू 0 पर और फाइनल वेलोसिटी v होता है टाइम t इक्वल्स टू t सेकंड पर। और ध्यान रखना बेटा कि ये सब कुछ जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ओनली वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है बेटा तो ये सब कुछ वैलिड नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो तुम इक्वेशन ऑफ मोशन उस क्वेश्चन में नहीं लगा सकते। इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपना हुआ ग्राफिकल मेथड। अब हम लोग करेंगे कैलकुलस। जो सेकंड मेथड है वो है बाई कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। अब हम लोग कैलकुलस से कैसे डिराइव करेंगे वो देखने जा रहे हैं।
तो कैलकुलस का मतलब क्या होता है बेटा? कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक। तो इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है ए, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब डी वी बाई डी टी, इसी को तो एक्सेलरेशन कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया था। नहीं पता है तो इसके पहले वाला वीडियो देख के आओ, ठीक है। काइनेमेटिक्स पार्ट 2 में है वो। तो देखो a इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, ये कैलकुलस की लैंग्वेज में एक्सेलरेशन होता है। अब अगर यहां से हम कहें तो ये dt जाके अगर यहां मल्टीप्लाई किया तो हम कह सकते हैं कि साहब dv इक्वल्स टू dt आके यहां मल्टीप्लाई किया तो a इंटू डी टी कह सकते हैं। अब अगर इन दोनों ही तरफ हम इंटीग्रेट कर दें, dv को भी इंटीग्रेट कर दें और a dt को भी इंटीग्रेट कर दें, मान लिया जब ये टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, मान लिया जब टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकंड था, उस टाइम पर पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो u था, और जब टाइम t इक्वल्स टू 0 से बढ़कर कोई टाइम t इक्वल्स टू t सेकंड हो गया, उस टाइम पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो u से बढ़ के v हो गई। तो बेटा dv का इंटीग्रेशन v आएगा और लिमिट लगी हुई है, अपर लिमिट है v, लोअर लिमिट है u, a dt के रिस्पेक्ट में a कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, लिमिट लगा दो t से 0 तक, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो v माइनस u इक्वल्स टू a, t माइनस 0 तो t ही बचेगा, माइनस u इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। बेटा क्या ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई क्या मोशन की? क्या ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई? कहां से आई है? ये आई बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस, ठीक है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन जो है वो कैसे आएगी ये समझो। हम जानते हैं कैलकुलस में कि जो वेलोसिटी होती है v, वो क्या होती है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। v इक्वल्स टू क्या dx बाई dt, ये हम जानते हैं कैलकुलस में। अब सेम चीज यही करना है, इस dt को अगर इस v की तरफ ले आए तो क्या dx इक्वल्स टू v इंटू dt हो जाएगा? बोलो हो जाएगा? अब अभी अभी हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव की थी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो यहां v की जगह पे u प्लस ए टी पुट करो जरा, dx इक्वल्स टू u प्लस ए टी, इसको dt, ये क्या है dt। अब इन दोनों तरफ हमें इंटीग्रेट करना है, इसको भी इंटीग्रेट कर दो और इसको भी इंटीग्रेट कर दो। ये इंटीग्रेट होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ये इंटीग्रेट होगा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। यहां पे x क्या है? डिस्टेंस। अब मान लिया कि जब टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकंड था, उस टाइम पे पार्टिकल की जो डिस्टेंस थी वो 0 थी, मान लिया, और जब टाइम t इक्वल्स टू कोई टाइम t हो गया, मान लिया t सेकंड के बाद पार्टिकल ने कोई एक डिस्टेंस x ट्रेवल कर ली, कवर कर ली, ठीक है। अब dx का इंटीग्रेशन तो x ही आएगा, लिमिट लगा दो यहां पे, क्या हो जाएगा x और 0। अब देखो बेटा यहां पे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो मेरे ही चैनल पे तुम्हें मिल जाएगा इंटीग्रेशन, व्हाई वी नीड इंटीग्रेशन। उस वीडियो में मैंने पूरा बताया है कि इंटीग्रेशन की हमें क्यों जरूरत है, इंटीग्रेशन कैसे यूज करते हैं और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो वो वीडियो देख के आओ, तुम्हें ये इंटीग्रेशन पता लग जाएगा, उसमें प्रॉपर्टीज वगैरह मैंने सब पढ़ा रखी है। तो देखो यहां पर ये दो फंक्शन है u प्लस ए टी, तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 0 से लेके t तक u इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, प्लस 0 से लेके t तक ए टी इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल ये x ही हो जाएगा, और ये u कांस्टेंट आ जाएगा, t हो जाएगा, u आ गया बाहर, इंटीग्रेशन आ गया t, लिमिट लगा दो, यहां पे a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन आ गया t स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दो। अब ये हो जाएगा x इक्वल्स टू टी माइनस 0 टी, तो ये यू टी हो जाएगा, प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा तो 1 बाई 2 a टी स्क्वायर माइनस 0, तो ये टी स्क्वायर। क्या x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है? क्या यही हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है? ठीक, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारी डिराइव हो गई बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस। थर्ड इक्वेशन कैसे डिराइव होगी?
थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम फिर से एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हम जानते हैं a इज इक्वल्स टू dv/dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब अगर तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा होगा तो तुम्हें यह पता होगा कि डिफरेंशिएशन में हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो ये जो dv/dt है, इसी चीज को हम dv/dx इंटू dx/dt ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और dx/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो v इंटू dv/dx के भी इक्वल होगा। क्यों भाई? एक्सेलरेशन dv/dt के इक्वल था, dv/dt dv/dx इंटू dx/dt के इक्वल था, और dx/dt v के इक्वल था। तो फाइनली एक्चुअली ये वाला जो टर्म था, ये वाला टर्म, ये v इंटू dv/dx हो जाएगा क्या? हाँ भाई, इसकी जगह पे तो v आ गया, तो v इंटू dv/dx। तो ये जो टर्म था वो इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल था, मतलब a जो है वो फाइनली इसके इक्वल हो गया, a इक्वल्स टू v dv/dx हो गया। अब इस dx को हमने इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा? v इंटू dv इक्वल्स टू a इंटू dx हो जाएगा। सिंपली क्या करना है? अब इंटीग्रेट करना है। मान लिया जब इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी, उस टाइम पे पार्टिकल ओरिजिन पे था, उस समय डिस्टेंस x कितनी थी? 0। भाई डिस्टेंस dx के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं ना, तो डिस्टेंस की लिमिट लगेगी ना यहाँ पे। और यहां तुम v dv के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, मतलब वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। तो इनिशियल वेलोसिटी, जब इनिशियल वेलोसिटी u थी तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, और जब इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई तो इस पार्टिकल ने कुछ एक डिस्टेंस कवर कर ली x मान लिया, ठीक। अब v को dv के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो ये v²/2 आ जाएगा। इस पे लिमिट लगा दो, अपर लिमिट है v, लोअर लिमिट है u, इक्वल्स टू a तो कांस्टेंट है, a बाहर आ गया। dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या वो x आएगा? लिमिट लगा दो इस पे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो बेटा इसमें जब तुम अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाओगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा v² - u² इक्वल्स टू, ये आ जाएगा तुम्हारा a x - 0 दैट इज x। अब यहां से ये 2 आके यहां मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? v² - u² इक्वल्स टू 2ax, ठीक है। और ये जो u² है, ये जब इस तरफ जाएगा तो यहीं पे हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा? v² इक्वल्स टू u² प्लस 2ax। क्या ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई? क्या ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई मोशन की? तो बेटा हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से भी डिराइव कर लिया, और तीनों इक्वेशन हम लोगों ने कैलकुलस के मेथड से भी डिराइव कर लिया। एग्जाम में अगर ग्राफिकल पूछेगा तो ग्राफिकल भी कर सकते हैं, कैलकुलस मेथड पूछेगा तो कैलकुलस भी कर सकते हैं, ठीक। अब देखो यहीं पे एक चीज और जानो कि ये तीनों इक्वेशन तो हम लोगों ने डिराइव कर ली। अब एक टर्म और जान लो यहां पे कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। ये तो तीनों इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी ना, ये रेक्टिलिनियर मोशन के लिए था, ठीक है। ध्यान रखना एक चीज कि हम लोगों ने तीनों इक्वेशन पढ़ी है, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², और तीसरी हम लोगों ने पढ़ी है v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। s कहो या x कहो एक ही चीज है। ये तीन की तीनों इक्वेशन, पहली बात फर्स्ट नंबर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन। और ये रेक्टिलिनियर मोशन में लगेगा, ये तीनों इक्वेशन लगेंगी रेक्टिलिनियर, बोले तो स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक। स्ट्रेट लाइन कहो या रेक्टिलिनियर कहो, रेक्टिलिनियर मोशन कहो, एक ही चीज है, ठीक है। अब अगर मोशन अंडर ग्रेविटी आ जाए, रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन बोले तो हॉरिजॉन्टल मोशन, सीधा रोड वाला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन, उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन।
अब मोशन अंडर ग्रेविटी आ जाए, मतलब वर्टिकल मोशन, ठीक है, कोई बॉल हम ऊपर फेंके, वो किसी हाइट h पे गई, फिर वहां से नीचे आई, तो इस तरीके के मोशन को हम क्या कहते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, या वर्टिकल मोशन। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी में ये जो तीनों इक्वेशन है ये कैसे यूज होंगी? देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या ये इक्वेशन यूज हो सकती हैं? सर पहली कंडीशन थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटी ही तो होती है, और ग्रेविटी हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, ठीक, ग्रेविटी तो चेंज नहीं होती ना। तो अगर ग्रेविटी कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होंगे। बस फर्क क्या आ जाएगा कि बेटा वहां पे जो s है ना, s को हम इंटरचेंज कर देते हैं h से, ठीक है, और a को हम इंटरचेंज कर देते हैं g से, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो पहली इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी था, a की जगह पे g लगा दो, v इक्वल्स टू जी टी, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, और दूसरा बनेगा s था, s की जगह पे क्या लगाएंगे, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा हमारा बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन जो हैं ये वैलिड होंगी मोशन अंडर ग्रेविटी में, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट योर इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसके बाद तुम्हारा आता है रिलेटिव वेलोसिटी और न्यूमेरिकल्स। तो रिलेटिव वेलोसिटी का पूरा कंसेप्ट वो डिटेल्ड कंसेप्ट होगा डेप्थ में, ठीक है। तो पूरा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट और न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में आएंगे। इसलिए अगले वीडियो में आएंगे क्योंकि बेटा जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना उसमें वेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। रिलेटिव वेलोसिटी से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं जेईई में, कंपटीशन में। तो रिलेटिव वेलोसिटी को अगर तुमने 11th में ही ढंग से पढ़ लिया, उसका कंसेप्ट अगर क्लियर कर लिया, तो फिर आगे तुम्हें दिक्कत नहीं होगी वेक्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी पे एक स्पेशल वीडियो बनेगा और फिर न्यूमेरिकल्स पे। तो चलो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।